वसुधा, आज बहुत दिनों बाद हमारे बेटे बहू और पोते आ रहे हैं हमसे मिलने। हाँ जी। अब मनोहर और सुनिधि दोनों ही तो काम पर जाते हैं, इसलिए थक जाते हैं। और हमसे मिलने का क्या, कहीं घूमने का उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे को ज्यादा पढ़ाई करवाकर बहुत गलत किया। थोड़ा कम पढ़ाता तो हमारे साथ इसी गांव में ही रुककर कोई काम कर लेता। वैसे भी गांव में इतना बड़ा घर तो है ही, और ऊपर से मैं भी अपने समय में नौकरी करके खूब रुपए जमा किए हैं, और उन रुपयों से मैंने अपने बेटे के लिए 20 एकड़ जमीन भी खरीदा है, ताकि ये जमीन और घर उसके काम आए और उसे रुपयों की कोई चिंता ना हो, और आराम से बिना रुपयों की चिंता करे वो अपना जीवन गुजारे। पर ज्यादा पढ़ लेने की वजह से वो अपने आप को मॉडर्न सोच वाला समझता है, इसलिए तो उसने नौकरी वाली लड़की से शादी की ताकि और रुपए आए। लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि इतने रुपयों का ये लोग करेंगे क्या, जबकि ये दोनों तो खुद एक दूसरे और अपने बच्चे के लिए भी ढंग से समय नहीं निकाल पाते, तो हमारे लिए समय निकालना तो और दूर की बात है। बड़े मुश्किल से तो ये दोनों आज पोते को लेके हमारे पास आ रहे हैं। देखते हैं कितने दिनों तक हमारे साथ रुकते हैं। अब आप भी ये सब क्या बेफिजूल की बात सोचते हैं। बेटा बहू आ रहे हैं ना, तो बस अब खुश हो जाओ। अपने पोते के साथ खेलने, खेत घूमने और मछली पकड़ने और मज़ा करना। और किसी बात को लेकर उन्हें कुछ सुना मत देना अपने बेटे बहू को, जैसे पिछली बार किया था। पिछले बार मेरी कोई गलती नहीं थी। एक तो ये लोग आते ही साल में एक बार हैं, और जब हमसे मिलने आए हैं तो हमारे साथ बैठे, बात करे, हमारे साथ घूमे। लेकिन नहीं, दोनों बेटे और बहू तो मोबाइल और लैपटॉप में ही दिन भर चिपके रहते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते। चलो, मुझसे बात नहीं करना मत करे, लेकिन तुमसे तो बात कर सकते हैं ना। अपना दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, और मैं और तुम घर का सारा काम करते हैं। मैं सब्जी लाता हूँ, राशन लाता हूँ, और तुम खाना बनाती हो। अगर ये सब एक आध दिन होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, पर ये लोग 3 दिन रुके और तीनों दिन बस मोबाइल से ही चिपके रहे। पता ही नहीं चलता था कि बच्चे घर पर हैं कि नहीं हैं। अब ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो और कब गुस्सा आएगा। आपको मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेटे बहू के साथ अच्छे से बात करोगे और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। और अगर गुस्सा आए भी तो अपने पोते को लेकर बाहर घूमने निकल जाना। अच्छा भाई, अच्छा, नहीं करूंगा गुस्सा। तुमने बच्चों के लिए खाना तो बना दिया है ना? हाँ, उनकी मनपसंद की सब्जी भी बनाई है। अब वो बस कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। दादाजी। अरे चिंटू, तुम लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। ये मम्मी पापा ही तो है जो सामान पैक करने में बड़ी देरी कर रहे थे। कैसे हो मनोहर बेटा? तुम दोनों का काम अच्छा तो चल रहा है ना? हाँ पिताजी, सब अच्छा है। जाओ, तुम तीनों हाथ मुंह धो लो। माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। जाओ, हाथ मुंह धो के खाना खा लो, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। नहीं पिताजी,
खाना वाना नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हुआ? हम आपको बताना भूल गए थे कि मैं और सुनिधि हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक टूर पर 3 दिन के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ आपके पास चिंटू को 3 दिनों के लिए छोड़ने के लिए आए हैं। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमारे दिमाग से बात बिल्कुल निकल गई थी पापा। वैसे भी आप लोगों को थोड़ी ना कुछ करना है, हम बस चिंटू को आपके पास छोड़ के चले जाएंगे। इससे आप लोग भी खुश रहेंगे अपने पोते के साथ रहकर। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तो तुम लोग कितने बजे निकल रहे हो पिकनिक टूर के लिए? बस अभी ही निकलेंगे। तो माँ पिताजी, हम चलते हैं। हम 3 दिन बाद आएंगे। अच्छे से संभल कर जाना। देख रही हो नालायक बेटे को, एक तो इतने दिन बाद हमसे मिलने आया, वो भी हमसे मिलने नहीं आया, अपना काम करवाने आया था। अपने बच्चे की देखभाल के लिए हमारे पास आया था। एक तो तुम सवेरे से ही उठ के इनके लिए खाना बना रही हो, वो भी उनके मनपसंद का खाना बनाई हो, और ये बिना खाना खाए चले गए। माँ बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जब जरूरत हो हमारा दरवाजा खटखटा लो और मदद मांग लो। मदद पूरी होते ही फिर भूल जाओ साल भर के लिए। अरे आप ये सब बातें छोड़ो ना। क्यों ये सब बेफिजूल की बातें सोचकर अपना तबीयत खराब करते हो? कम से कम आपका पोता तो आपके साथ छुट्टी बिताने आया है। उसके साथ घूमिए और जाइए अपनी दुकान पर, अपना काम करिए और साथ में अपने पोते को भी ले जाइए। अब कर भी क्या सकता हूँ? वो तो अच्छा है कि मेरे पास समय गुजारने के लिए मेरे पिताजी का छोटा सा दुकान है, उसी से मेरा समय गुजर जाता है। जाओ, चिंटू को खाना खिला दो, फिर मैं उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा और कुछ देर के लिए दुकान भी खोल लूंगा। आओ जगमोहन। जयराम, तुम्हारे बेटे और बहू आए हैं क्या? अरे कहाँ उन्हें हमसे मिलने की फुर्सत है। तो तुम्हारा पोता चिंटू, इसको क्या तुम शहर गए थे लेने? अरे नहीं जगमोहन, बेटे बहू आए थे कुछ देर के लिए, वो भी अपने काम निकलवाने के लिए। मेरे दोनों बेटे बहू पिकनिक टूर पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी 3 दिनों के लिए। तो उन्होंने अपने बच्चे चिंटू को हमारे पास छोड़ दिया देखभाल के लिए। उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती है अपने माँ बाप से मिलने की। जब कोई काम होता है तो हमारी याद आती है। अरे ठीक है, पोते के साथ में छुट्टी मनाओ। तुम अपना मजा करो और उन्हें अपना मजा करने दो। मजा तो उनका ही है, हम तो सिर्फ उनके नौकर हैं। कभी कभार तो लगता है कि अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा के गलती कर दिया। ऐसा क्यों सोचते हो? जबकि ऐसा सोचो कि बच्चे अच्छे खासे रुपए कमा रहे हैं और रुपए कमाकर तरक्की कर रहे हैं। तू और मैं, हम दोनों भी तो अपनी पत्नी
और बच्चों के साथ में रहकर शहर में काम कर रहे थे और अपने माँ पिताजी को गांव में छोड़ दिए थे। पर हम तो बकायदा हर महीने अपने माँ पिताजी से मिलने तो आते थे ना। कभी हमें छुट्टी मिलती तो हम अपनी छुट्टी अपने माँ पिताजी के साथ ही गुजारते थे। और जब भी कोई त्योहार या फंक्शन हो, हम गांव में ही आकर ही गांव के लोगों और अपने माँ पिताजी के साथ ही त्योहार मनाते थे। जबकि हम भी पढ़े लिखे थे, पर हम अपने गांव और माता पिताजी की इज्जत बहुत करते थे। और ये हमारे बच्चे जो हमारी इज्जत 1 रुपए की भी नहीं करते। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। अभी के बच्चों को अपने माँ पिताजी से और अपने गांव से कोई लगाव ही नहीं है। जब भी कुछ जरूरत हो तभी मुंह दिखाते हैं। मैं मानता हूं कि हम भी अपने जवानी के समय में अपने माँ पिताजी को छोड़कर शहर कमाने चले गए थे, पर उस समय हमारी मजबूरी थी। अगर हम गांव में रहते तो गांव में कुछ भी काम नहीं था, इसलिए हमें मजबूरी में गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। अभी के बच्चों को क्या चीज़ की मजबूरी है जो ये इतना भागा दौड़ी करके रुपए कमा रहे हैं। हमने तो अपने बच्चों के लिए भरपूर संपत्ति बना के रख दी है। हमारे रिटायरमेंट का रुपया भी पूरा रखा हुआ है बैंकों में, पेंशन भी बनता है। रिटायर होने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए कई एकड़ जमीन भी खरीद के रख ली है। इन्हें तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम जब नौकरी कर रहे थे तो हमारे माँ पिताजी के पास तो ना रुपए थे ना जमीन थे, इसलिए हमें ही पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। पर ये लोग तो पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, फिर भी इनके पास हमेशा रुपयों की कमी होती है। कुछ भी खर्चे के लिए रुपए मांगो तो बस कहते हैं अभी रुपए नहीं हैं। चलो हम तो रुपए मांगते भी नहीं हैं, कम से कम अपनी खुशी से ही हमें कुछ तो भेंट देना चाहिए, वो भी नहीं देते। उल्टा हमसे ही रुपए मांगते हैं। अरे अब समय के साथ में लोगों की जरूरतें भी बढ़ गई है ना, इसलिए कितना भी कमाते हैं उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। इसलिए बच्चों के पास रुपए नहीं बच पाते हैं। ऐसा नहीं है जगमोहन, हम भी लोन निकाला करते थे बैंक से, लेकिन हम एकदम बहुत जरूरी काम होने पर ही लोन निकालते थे। अभी के बच्चों की ऐसी क्या जरूरत है जिसके लिए ये इतना बड़ा बड़ा लोन निकालते हैं। मैंने लोन निकालकर गांव में एक घर बनाया, क्योंकि घर टूटा फूटा सा था तो वो तो जरूरी था। और लोन लेकर बाइक लिया, क्योंकि कहीं आने जाने में तकलीफ थी, तो सुविधा के लिए मैंने बाइक लिया। अरे जयराम, गांव में घर बनाना और शहर में घर बनाना दोनों अलग बात है। वैसे ही बाइक और कार, इसमें भी अलग अलग जरूरत और अलग अलग आवश्यकताएं हैं। अब बच्चे थोड़ी ना गांव के घर में आके रहेंगे, उन्हें एक घर शहर में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शहर में कई सारे जरूरत आसानी से पूरा हो जाते हैं, जैसे कि अच्छा स्कूल, हॉस्पिटल, कोचिंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एंटरटेनमेंट के लिए मॉल हो गए, थिएटर हो गए, मार्केट हो गए। ये सब गांव में कहाँ मिलेगा। और रही बात कार की, तो एक कार तो होना ही चाहिए घर पर, ताकि आराम से कहीं आ जा सके। थोड़ी ना बाइक में ही बच्चे घूमते रहेंगे। कभी तुम या भाभी बीमार पड़ गई तो बाइक थोड़ी ना काम आएगी, या फिर कभी गर्मी, बरसात या ठंड आए तो बाइक से बेहतर तो कार ही है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। चलो, एक कार एक घर अगर खरीदते तो मैं मानता, पर 2 घर और 2 कार खरीदने की क्या जरूरत है। एक घर में बेटे ने अपने नाम से खरीदा है, तो दूसरा घर मेरी बहू ने खुद अपने नाम से खरीदवाया है। वैसे ही 2 कार खरीद लिए हैं,
अलग अलग अपने अपने नाम से। जब जाते दोनों एक ही जगह में हैं काम करने, तो फिर बताओ क्यों ये बेफिजूल का खर्चा कर रहे हैं? एक कार से क्या नहीं जा सकते? उसके बाद फिर रुपयों का रोना रोते रहें और दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। मुझे तो लगता है कभी कभार कि ये दोनों अपने बेटे चिंटू का भी ध्यान ठीक से नहीं रखते होंगे। अब ये सब तो तुम सही कह रहे हो। इतना भागा दौड़ी करने की क्या जरूरत है? परिवार की जरूरतों को चलाने के लिए हम रुपए कमाते हैं, ना कि रुपए कमाने के लिए परिवार चला रहे हैं। आज के समय के लड़के लड़कियों को अपने ऊपर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने खुद के बलबूते वे अकेले ही घर चला सके। एक नौकरी वाली लड़की को नौकरी वाला लड़का ही चाहिए, वैसे ही एक नौकरी वाले लड़के को नौकरी वाली लड़की ही चाहिए। जबकि हम तो अपने समय में अकेले अकेले ही रुपए कमाते थे और खुद के अकेले के दम पर पूरा परिवार चला लेते थे और माँ बाप को भी हर महीने रुपए भेजते थे। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ तो मेरा बेटा मेरे लिए एक डिब्बा मिठाई भी नहीं लाता है, जबकि मैं आज भी इस बुढ़ापे में उसके लिए, बहू के लिए और पोते के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर हमेशा लेके ही जाता हूँ और उन्हें देता ही रहता हूँ। अब छोड़ो ये सब बात, अपने पोते के साथ घूमो फिरो और मजा करो। और एक चीज बताओ, तुम अपनी दुकान बेच रहे हो कि नहीं उस धनराज को? मर जाऊंगा लेकिन अपने पिताजी की ये दुकान कभी नहीं बेचूंगा। यही तो बस एक याद है मेरे पास मेरे पिताजी की, और इन्हीं यादों के सहारे तो मैं जी रहा हूँ। जब भी इस दुकान पर मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ पिताजी के पास आकर बैठा हूँ, क्योंकि अब इस गांव में कोई पुराने लोग नहीं बचे जिन्हें हम जवानी में जाना करते थे। आज इस गांव में सब नए लोग दिखते हैं और नया घर और नया दुकान बन गया है। बस मेरा यही एक दुकान है जो 30-40 साल पुराना है। मैं इसे नहीं बेचूंगा कभी भी। लेकिन आसपास के सभी लोग तो अपना दुकान उसे बेचने की बात कर चुके हैं। सिर्फ तुम ही बचे हो जो धनराज को अपना दुकान नहीं बेचना चाहते। उस धनराज को तो कोई भी अपना दुकान नहीं बेचना चाहता था, पर सब उससे डरते हैं, इसलिए उसकी बात मान लिए। मैं उससे नहीं डरता। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दुकान उस धनराज को नहीं बेचूंगा। इस बुढ़ापे में क्यों बदमाश लोगों से दुश्मनी ले रहे हो? बेच दो ये दुकान। वैसे भी इस दुकान से तुम्हें कुछ भी कमाई होती भी तो नहीं है। ये मेरे पिताजी की यादें हैं। मैं इसे मरते दम तक नहीं बेचूंगा। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो जयराम, मैं चलता हूं। नमस्ते जयराम जी। क्या सोचा आपने अपनी दुकान के बारे में? आप अपनी दुकान मुझे बेचना चाहते हैं कि नहीं? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि अगर कुछ खरीदना है तभी मेरे दुकान पर आना, वरना मत आना। लेकिन तुम फिर आ गए वही पुरानी बात लेकर। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हें अपनी दुकान नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। अगर आपको कीमत कम लग रही है तो मैं आपके लिए कीमत और 10% बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तुम 10% बढ़ाओ या 100%, मैं तुम्हें अपनी दुकान किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। अरे जयराम जी, बात को समझिए। आपकी इस दुकान की जगह बड़ी और बेहतरीन दुकान तैयार करेंगे, जिससे हमारे गांव की तरक्की ही होगी। क्या आप नहीं चाहते कि गांव की तरक्की हो?
बाकी आसपास के दुकान वाले तो बात मान ही लिए हैं। आप क्यों जिद में अड़े हैं? यह मेरे पिताजी की यादें बसी है। मैं इस दुकान को नहीं बेचूंगा। तुम्हारे पास तो बाकी दुकानों की जमीन तो है ही, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब आप ही बताइए, मैं अगर यहाँ पे नई दुकान बनाऊंगा तो फिर आपकी ये पुरानी दुकान इस बाजार की रौनक को कम कर देगी। इसलिए मैं यहाँ पर पूरी पुरानी दुकानें हटाकर नई नई दुकानें लगाना चाहता हूं। तुमको जो करना है करो, मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगा। अब मेरा काम था आपको समझाना। अब आगे जो होगा आपके साथ उसमें आपकी ही गलती होगी। अच्छा तो जयराम जी, मैं चलता हूं। वो कौन था दादाजी? वो आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? और आपको दुकान बेचने को क्यों बोल रहा था? बस ये हमारे गांव का बदमाश है। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस दूसरों को लूटने की फिराक में रहता है। वो मुझे मेरे पिताजी की दुकान खरीदकर उसकी जगह अपनी लिए बड़ी दुकान बनवाना चाहता है। तो आप अपनी दुकान उसे बेच दीजिए। मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम अपने माँ पिताजी को कितना प्यार करते हो तो तुम क्या बोलोगे? मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मैं यह बोलूं कि अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी दी हुई कोई अगर गिफ्ट जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद दिलाती है, तो क्या वो गिफ्ट तुम किसी दूसरे को बेचोगे? कभी नहीं दादाजी, वो मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। बस, तो मैं भी तो यही कर रहा हूं। ये दुकान मेरे पिताजी की है और मेरे पास बस यही एक दुकान है मेरे पिताजी की आखिरी निशानी के तौर पर। तो फिर मैं कैसे बेच दूं? हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। चलो घर चलते हैं। धनराज जी, वो बुढ़ा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब आप क्या करेंगे? 2-4 डंडा लगेगा, अपने आप हमारी बात मान जाएगा। वैसे भी उसका बेटा तो शहर में रहता है, अगर गांव में रहता तो हम कुछ नहीं कर पाते। उसका बेटा तो खुद ही कई सालों में एक बार मिलने आता है, तो फिर कहाँ वो अपने बाप को बचाने के लिए इस गांव में आएगा। हम ऐसा करते हैं, जब जयराम शाम को अकेले घर की ओर जाएगा तो उसे रास्ते में रोक के थोड़ी पिटाई करेंगे, तब उसको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी अकेले ही जाता रहता है घर। वो देखो धनराज जी, जयराम आ रहा है, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा भी आ रहा है। हमें जयराम से मतलब है, और वो बच्चा हमारा क्या बिगाड़ेगा। आज इस जयराम को अच्छा सबक सिखाएंगे। कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम अपना दुकान मुझे बेचोगे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो ये लो। दादाजी बचाओ, मेरे दादाजी को गुंडे लोग मार रहे हैं, बचाओ। अरे, ये बच्चा तो हल्ला करके पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेगा। चलो जल्दी यहां से भागते हैं। जयराम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? वही उस धनराज ने। वो तो मेरा पोता चिंटू मेरे साथ था।
वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो वो धनराज और उसका आदमी डर के भाग गए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? उस बेकार से दुकान को उस धनराज को बेच दो। क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो इस उम्र में? वैसे भी हम अकेले रहते हैं। हमारे साथ हमारा बेटा रहता तो हमारी वो हिफाजत करता। तुम कुछ भी कह लो, मैं उस दुकान को नहीं बेचूंगा। दादाजी, पापा आपके साथ रहेंगे, आपकी हिफाजत के लिए। वो जब आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। माँ, ये क्या हुआ पिताजी को? अरे, गांव का एक बदमाश है जिसने तुम्हारे पिताजी पर हमला करके जख्मी कर दिया। किस कारण से हमला किया? उसका नाम धनराज है। वो तुम्हारे पिताजी का दुकान खरीदना चाहता है, पर तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं बेचना चाहते, क्योंकि उस दुकान में तुम्हारे पिताजी के पिता की यादें बसी है। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो पिताजी? उस पुराने सी दुकान से तो कुछ कमाई होती ही नहीं। फालतू का उसे रखने के चक्कर में आपकी जान को खतरा हो रहा है। बेच दीजिए उस कबाड़ को, कम से कम कुछ रुपए तो मिल जाएंगे। मैं नहीं बेचूंगा। इस बुढ़ापे में भी आप क्या जिद लेकर बैठे हैं? नहीं बेचना तो मत बेचिए, मरिए यहां। आप कैसे बात कर रहे हो दादाजी से? एक तो दादाजी जख्मी है और आप उल्टा उन्हें और सुना रहे हैं, जबकि आपको दादाजी की मदद करनी चाहिए। वो दुकान दादाजी के पिताजी की आखिरी निशानी है। दादाजी ने उसे अपने पिताजी की याद में रखा है। इससे पता चलता है कि दादाजी अपने पिताजी को कितना चाहते थे। आप तो दादाजी को बिल्कुल नहीं चाहते। अगर दादाजी की तकलीफ और दर्द आप समझते तो उस धनराज को पीट कर आते और दादाजी के साथ यहीं उनके साथ रहते। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब कल मैं भी बड़ा होऊंगा तो आपकी दी हुई कोई चीज़ नहीं रखूंगा। जब आप मर जाएंगे तो आपकी दी हुई सारी चीज़ें जला दूंगा। मैं भी आपसे प्यार नहीं करूंगा। चिंटू ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, वो मुझे ये सब बोल देगा, मुझे नहीं लगा था। सही तो कह रहा है चिंटू। आप जब अपने पिताजी की इज्जत करेंगे या सेवा करेंगे तो यही सब हमारा लड़का चिंटू भी देखेगा और सीखेगा, और बड़े होके हमारी भी इज्जत और सेवा करेगा। और अगर हम ऐसी ही माँ पिताजी को डांटते रहेंगे और इज्जत नहीं करेंगे तो कल को चिंटू भी यही सब सीखकर हमारे साथ करेगा। सुनिधि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी तरक्की के चलते अपने माँ पिताजी की ज़रूरतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि बचपन में माँ पिताजी ने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे हट रहा हूँ। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी जाता हूँ उस धनराज के पास और उसे सबक सिखा के आता हूँ। तुम ही हो ना धनराज? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। तुम कौन हो? मैं जयराम का बेटा हूं। तुमने क्या सोचा कि उसका लड़का तो शहर में रहता है
तो तुम उसके पिताजी के साथ कुछ भी करोगे। अभी मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूं तो सब होश ठिकाने आ जाएगा। मेरा भी पहचान बहुत ऊपर तक है। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं लालच में आके अंधा हो गया था और बुजुर्गों को परेशान करके उनके ज़मीन और दुकान हथिया रहा था। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा और सबकी दुकानें मैं वापस कर दूँगा। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे माफ़ी मांगने पे मैं तुम्हें माफ़ करके शहर चला जाऊँगा। मैं अब से इसी गांव में रहूँगा और अगर किसी को तुमने परेशान किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी आपकी तकलीफ़, दर्द और ज़रूरतें कभी नहीं समझी। मैं अभी उस धनराज की पिटाई करके आ रहा हूँ और उसे अच्छे से सबक भी सिखाया। अब वो आपसे आपकी दुकान नहीं खरीदेगा और आसपास के जितने भी दुकानों को उसने कब्जा किया है वो उन सभी को वापस लौटा देगा और मैं आज से आपके साथ ही रहूँगा। मैं और मेरी पत्नी और बच्चे भी यहीं रहेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तुम मेरे लिए अपना कैरियर क्यों खराब कर रहे हो? तुम तीनों शहर में ही रहो। अगर मेरी सुरक्षा करना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार आके मिल लिया करो। 1 या 2 बार भी महीने में आओगे तो भी गांव में मेरा दबदबा बना रहेगा और मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। ठीक है पिताजी, आपकी जैसी मर्जी। चिंटू बेटा, अब तो खुश हो ना? हाँ पापा।